तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन प्रमुख इतिहासकारों के बारे में। कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, जिसमें यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम अकबर के समय की 3 इतिहासकारों की बात करने वाले हैं। एक तो हो जाएंगे अबुल फजल, दूसरे बदायूंनी और तीसरे एक अहमद साहब। तो यहाँ पहली इस वीडियो में हम बात करने वाले अबुल फजल के बारे में। चलिए, यहाँ अकबर का काल ऐसे लिखित ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से परिपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इसी काल के 3 प्रमुख इतिहासकारों की कृतियां हमें प्राप्त होती हैं और तीनों इतिहासकारों में एक तो हो जाएंगे अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूंनी और निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, सो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अबुल फजल के बारे में। ठीक है, सो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ पूरी जानकारी के लिए अबुल फजल के। देखो भैया, ये तो फोटो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये अबुल फजल है और अबुल फजल आईने अकबरी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा इतिहास लिखा हुआ है और संरक्षण प्राप्त था अकबर का। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन चूंकि उनसे प्रेम लगा इतना हो गया था कि उनके बारे में ये कहीं ना कहीं बहुत सारी भूलें ऐसी कर देते हैं कि उनकी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इतने अच्छे लेखक हो गए हैं कि वो गलतियां भी लोगों को समझ में नहीं आती कि कहाँ क्या गलतियां करी हुई हैं। सो ये इनका खुद का व्यक्तित्व है कि इनने गलतियों को भी छुपा लिया। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अबुल फजल के बारे में। ये फारसी इतिहास लेखन में अबुल फजल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फारसी, क्योंकि उस समय जो लैंग्वेज हुआ कर रही थी, फारसी लैंग्वेज चलती थी सारे के सारे राज्य में। ठीक है, वह मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकारों में सबसे विशिष्ट स्थान रखता था। ठीक है भाई, सबसे विशिष्ट स्थान रखता था और सीधा प्रभाव उसके इतिहास लेखन पर भी पड़ा इसी चीज का। ठीक है, उसका इतिहास लेखन समकालीन या पूर्ववर्ती फारसी इतिहासकारों की तुलना में अधिक संतुलित है, बराबरी की कोशिश करी हुई है। और अपने संरक्षणदाता शासक, कौन है भाई संरक्षणदाता शासक? अकबर है। उसका अत्यधिक लगाव है, अनुराग कहीं कहीं इतिहास लेखन को दोष युक्त भी कर देता, मुक्त नहीं करता, दोष युक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव इतना ज्यादा है अकबर के साथ कि जहां हो सकता था आलोचना करनी हो वहां आलोचना नहीं की हुई है। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार जो हैं उस समय के मध्यकालीन या मध्ययुगीन भारत के विशेष दृष्टि और पक्षपात से युक्त इतिहास लेखन किया हुआ। किन्ने? और बहुत सारे लेखकों ने, लेकिन अबुल फजल ने अपने इतिहास में नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचने का बहुत प्रयास किया हुआ है कि भाई ना कम से कम लिखें, और अतीत एवं वर्तमान को किसके द्वारा? तर्क की दृष्टि से, कि क्या हो सकता है ये तर्क की दृष्टि से देखने का प्रयास किया हुआ है। इस दृष्टिकोण के कारण उनने स्वयं के अतीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई, खुद के अतीत से जोड़ के इनने कोशिश करी हुई तर्क वितर्क करके कि कैसे क्या हो सकता है। चलिए अगर इनके शुरुआती जीवन की हम यहाँ बात करें तो इनका जन्म कब हो गया भैया? 14 जनवरी 1551 को। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को हो जाता है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। उसके पिता का नाम शेख मुबारक था। क्या था? शेख मुबारक। और भाई का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, फैजी। शेख फैजी का नाम सुना होगा। उनके भाई थे भैया ये शेख फैजी, और इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं अकबर के दरबार में इनकी एंट्री हो पाती है। चलिए शुरुआती जीवन की बात करें तो शेख मुबारक जो इनके पिताजी थे और उनका जो परिवार था वो धार्मिक दृष्टिकोण का था। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण का था और शेख मुबारक स्वयं सूफी और महदवी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन? शेख मुबारक जो पिताजी थे किसके? अबुल फजल के। इसी कारण उनको और परिवार को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी कट्टर इस्लामिक उलेमाओं की प्रताड़ना से। ठीक है, उलेमाओं बहुत ज्यादा कट्टर इस्लामी, अच्छे ये उदारवादी थे, थोड़ा बहुत चेंजेस के पक्षधर हुआ करते थे। सो इस कारण उलेमाओं लोगों ने इनको, इनके परिवार को बहुत परेशान किया, प्रताड़ित किया, और इसी उदार परिवेश और अपने विद्वान पिता का पूरा प्रभाव किस पे पड़ जाता है? अबुल फजल के बाल्यकाल पे, बचपन पे पड़ जाता है। ठीक है, इसी के कारण कहीं ना कहीं एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में ये उभर के आते हैं, बचपन में हैं, और 15 वर्ष की आयु में ही ये सारे ज्ञान की सीमा तोड़ ताड़ के महत्वपूर्ण शाखाओं पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं या अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। 5 वर्षों के पश्चात ये क्या कर लेते हैं? अध्यापन कार्य चालू कर देते हैं, पढ़ाना चालू कर देते हैं, और इनका नाम जो है ना वो फैलने लग जाता है आस पड़ोस में, और इसी के कारण विद्वता में इनका नाम आने लग जाता है। 1570 में
1570 भाई 1551 में जन्म हुआ, 15 साल 20 साल ये हो गए यहाँ पे, तो 70 के आसपास अबुल फजल और उसका परिवार कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था भैया। लेकिन कुछ उलेमा इन परिवार को हमेशा उत्पीड़ित ही करते रहते थे, उन्हें जब चाहिए तब परेशान करने कोई ना कोई चाहिए। इसी दुखद अवस्था का अंत कब हो जाएगा, जब इनके भैया शेखू जो हैं वो अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। अकबर के दरबार में कुछ मांगने नहीं पहुंच जाते, व्यक्ति अच्छे थे, विद्वान थे, तो इस कारण से उनकी एंट्री दरबार में हो जाती है और अबुल फजल को भी भाई के कारण ही क्या हो जाता है, अकबर के दरबार में पेश होने का मौका मिल जाता है। और बस इन्हें जाने की तो देरी थी, नाम तो हो ही चुका था, विद्वान थे ही, अपनी व्यवस्था थी, तो बस बहुत शानदार तेजी में इनका काम होता है। 1574 में ही मुगल दरबार में ये संबंधित हो जाते हैं, वहाँ इनको एक पद दे दिया जाता है और समय बीतने के साथ ये अपनी खूबियों से या अपने द्वारा खुद के प्रभाव से, प्रभुत्व से पदोन्नति भी प्राप्त करते हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन। अब इतनी जल्दी प्रमोशन पे प्रमोशन होंगे तो अगल बगल वाले तो जलने लग जाएंगे ना भैया, और जले थे, बहुत षड्यंत्र भी हुआ, सारी चीजें हुई, अभी बताएंगे सब कुछ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं भी हैं इनके दरबार में। अपनी सेवा के दौरान अबुल फजल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनकी कृतियां समकालिक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, सामाजिक घटनाओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है। और महत्वपूर्ण रचनाओं का यहाँ पे हम निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, या अगली स्लाइड में हम आपको वर्णन बता रहे हैं। जिसमें बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो है अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा की हम बात कर चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रचना है और इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हुमायूं समेत सभी पूर्वजों का वर्णन मिल जाता है, ठीक है, सभी पूर्वज। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल बाबा आदम के जमाने से स्टार्ट करके हुमायूं तक के शासन की बात करी हुई है। पहले भाग में किसने? अबुल फजल ने। और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल से संबंधित सारी घटनाओं का वर्णन यहाँ किया हुआ है। तीसरा जो भाग है यहाँ 46 वर्षों तक दूसरे में कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्णन किया हुआ है और समकालिक घटनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीसरा जो पोर्शन है इसका वो आईने अकबरी कहलाता है, ठीक है। तीसरा पोर्शन जो है वो आईने अकबरी कहला जाता है आपका। सो अकबरनामा का तीसरा भाग ही है आईने अकबरी जिसको कहा जाता है। इसमें मुगल शासन की जो प्रशासनिक, धार्मिक क्रियाकलाप है उनकी बहुत अच्छे से वर्णन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी आईने अकबरी में। अंग्रेजी अनुवाद जो है ब्लैकमैन एंड जैरेट ने इस पुस्तक के महत्व को भली भांति रेखांकित करते हुए लिखा है कि यह एक महान साम्राज्य की सरकार और उसके विभिन्न विभागों में प्रशासनिक क्रियाकलापों तथा नियंत्रण की प्रणाली का अनोखा संकलन है। किसमें? आईने अकबरी में जो सारा संकलन है, प्रशासनिक जानकारी है, सब कुछ, तो उसमें अंग्रेज इतिहासकार है ब्लैकमैन एंड जैरेट, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि भाई ये जो बुक है वो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है, ठीक है। इस विषय से संबंधित एक एक बात का छोटे से छोटा ब्यौरा भी ईमानदारी और सतर्कता से अंकित किया गया है। क्यों भैया? ये अबुल फजल इतने विद्वान व्यक्ति थे, साथ ही साथ अकबर की नज़र इन पे थी और इनका मतलब कहीं ना कहीं अकबर का प्रभाव भी था और अकबर इनको बहुत मानते भी थे, तो उनके कहने पर इन्हें बहुत सारे सरकारी आंकड़े जो है ना वो बहुत अच्छे से मिल जाते थे, क्योंकि भाई वो व्यवस्था करवा देते थे। तो इतने अच्छे से छोटा ब्यौरा भी मिला है इनको और ईमानदारी, सतर्कता से इन्होंने दिया भी हुआ है, ठीक है। मुगल साम्राज्य की सीमा हो गई, संसाधन हो गए, उद्योग धंधे हो गए, आर्थिक स्रोत हो गए और जनसंख्या आदि जो भी सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे तथ्यों की श्रृंखला है जितने की कोई भी आधिकारिक स्रोत उपलब्ध करा सकते हैं। जहां जहां से जो मिल सकता है वो सारी जानकारी आपको आईने अकबरी में उस समय की मिल जाएगी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये। नेक्स्ट बात करें तो रुकयाते अबुल फजल। रुकयाते अबुल फजल जो है ये स्वतंत्र रचना नहीं है, यह व्यक्तिगत पत्रों का संकलन है। उस समय के जो व्यक्तिगत पत्र है उनका संकलन है इसमें, और इस संकलन में अबुल फजल के मित्र और अन्य समकालीन लोगों के ऐसे पत्रों का विवरण किया है या प्राप्त होता है जिसमें अबुल फजल को संबोधित करके जो लिखे गए, जिसमें अबुल फजल से संबंधित है सारी, बेसिकली ये आप सोच सकते हैं। इस संकलन से जो भी उस समय की घटनाएं हुई हैं, समकालीन घटनाएं हुई हैं और जो भी व्यक्तियों के दृष्टिकोण रहे, भाई बताओगे ना कि यार हमारे यहाँ ऐसी समस्या चल रही है, हमारे यहाँ के लोग मानते हैं कि अकबर ने ये कर दिया, वैसा कर दिया, फलाना ढिमाका, तो उस समय की क्या धार्मिक मनोदशा थी या मानसिक मनोदशा लोगों की क्या थी, व्यक्तिगत क्या किसके पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको पत्रों के माध्यम से यहाँ जो संकलित है रुकयाते अबुल फजल में वो आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें मकतूबात अलमा।
मकतूबात अलामी। यहाँ ये रचना मानी जाती है किसकी, अबुल फजल की। इसे इंशाए अबुल फजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंशाए अबुल फजल भी कहते हैं। इस पुस्तक को भी 3 भागों में बांटा गया है या लिखी हुई है। मुख्यतः प्रमुख अमीरों को संबोधित शासकीय फरमानों को वर्णन है। फरमान वो पत्र थे, ये फरमान है। इसमें कुछ ऐसे पत्रों का भी संकलन है जो अबुल फजल ने खुद मुगल सम्राट अकबर को लिखे हुए थे। उपयुक्त पुस्तकों की रचना के अतिरिक्त अबुल फजल ने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। ठीक है, अबुल फजल ने पुस्तकों का अनुवाद किया है, जैसे अभी हम आएगी बाबरी की बात करेंगे हम। ठीक है, सो अबुल फजल ने पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। उसमें पंचतंत्र जो एक बुक थी विष्णु शर्मा द्वारा, पंचतंत्र की कहानियां छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से, जंगल की कहानियों के माध्यम से क्या अच्छा है क्या बुरा, इसकी जानकारी जो देती हुई पुस्तक है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा प्राचीन काल में ये लिखी हुई पुस्तक थी। उसका इन्होंने क्या किया हुआ है, अरबी अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, अय्यार दानिश के नाम से। ठीक है, और कलीसा दिमना के नाम से ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, अबुल फजल के इतिहास लेखन से संबंधित कुछ विचार की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी योग्यता और निष्ठा के बल पे क्या कर लिया था, सम्राट का मन मोह लिया था, सानिध्य प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अकबर के दरबार में जो समय व्यतीत किया उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इनके इतिहास लेखन पर भी पड़ता है। उसे इतिहास के लेखन की विद्यमान कमियों से दूर करने का प्रयत्न भी किया है और उसे वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष गुणों से, क्योंकि तर्क की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर लेते थे, इनसे युक्त किया हुआ है। यही कारण है कि अबुल फजल की कृति आईने अकबरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मान लिया जाता है उस समय का। ठीक है, ऐसा करते समय वह इतिहास लेखन के कार्य कारण संबंधों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण भी अपना लेता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये होता है तो इसके पीछे क्या कारण था, और ये सारा इसमें ज़्यादा पड़ता नहीं है ताकि अकबर के बारे में गलत ना लिखना पड़े, ये सारी चीज़ें। तो ये रही सारी की सारी जानकारी। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, होता कुछ ऐसा है कि अबुल फजल का बहुत ज़्यादा, यहीं ऐड करके बता देता हूँ। चलो, अबुल फजल है तो भाई अबुल फजल की हमने जो बातें करी वो तो जन्म से लेके कर ली थी। अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, एक शुरुआत इनकी होती है 1000 के मनसब से, लेकिन ये आगे जाके 5000 के मनसब पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे लोग इनसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं। तो फिर आगे जाके जब अकबर, ये अकबर के समय में है ना, अकबर के बाद उनका जो बेटा रहेगा सलीम, ठीक है, जो आगे जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठेगा, सो सलीम भी विद्रोह कर देता है पिताजी के लिए, और वहीं जाके अबुल फजल अकबर का सपोर्ट ज़्यादा कर ही रहे थे। तो यहाँ 2 ग्रुप बन जाते हैं विद्वानों के भी, और अलग गुट बन जाते हैं, जिसमें सलीम या जहांगीर की बात करें अबुल फजल के अपोजिशन में रहता है। तो जहांगीर का मित्र होता है बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला की अगर बात करें तो बुंदेलखंड के ये राजा हुआ कर रहे थे उस समय के। आपने अगर नाम सुना हो तो ओरछा का नाम सुना होगा, ठीक है, दतिया ओरछा वगैरह। सो बीर सिंह बुंदेला वाला ये बहुत अच्छे मित्र थे जहांगीर के। उनके कहने पे, जहांगीर के कहने पे बीर सिंह बुंदेला 1602 एडी में मार देते हैं अबुल फजल को। ठीक है, सो 1602 में इनकी खत्म हो जाती है कहानी अबुल फजल की। लेकिन एक अच्छे इतिहासकार थे, सब कुछ था, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे बदायूंनी की। तब तक के लिए जय हिंद।